हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। आज संडे है तो आज साइंस से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे आरबीआई की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी है उसने कैसे इन्फ्लेशन को आखिर वो डिसाइड करते हैं। दूसरी बात है जो कास्ट सेंसस है उसको आखिर क्यों नहीं रिलीज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या ऐसे प्रोविज़न्स हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली जो बात की जा रही है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन का बायर है। बिकॉज इंडिया में जो है 800 मिलियन जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जानी है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 60% है। तो अगर पर पर्सन 2 डोजेस भी इंडिया प्रोक्योर करता है तो फिर उसके हिसाब से इंडिया को 1.6 बिलियन जो है डोजेस प्रोक्योर करने पड़ेंगे। इसके लिए इंडिया ने जो है वो 500 मिलियन जो डोजेस हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है और एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीन कैंडिडेट है, वैक्सीन की कंपनी है, उससे प्रोक्योर करना है। और 1 बिलियन जो है यूएसए की कंपनी नोवावैक्स से भी प्रोक्योर करना है। और साथ में जो स्पुतनिक 5 है उसके 100 मिलियन डोजेस जो है इंडिया प्रोक्योर करना चाहता है। अब जो फर्स्ट पेज है उससे ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सेकंड पेज में जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है उसके बारे में डेली बात की जाती है। तो आपको 3 चीज़ों के बारे में याद रखना है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें जो है 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स नोट डाउन किए जाते हैं। उसमें कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन और जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरी चीज़ जो सफ़र का सिस्टम है उसके बारे में समझना है। फिर इसके बाद बात की जा रही है जो एनजीटी है, उन्होंने जो स्टोन क्रशर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि जो पर्टिकुलरली राइट टू लाइफ से ऊपर स्टोन क्रशर को ऑपरेट करना नहीं है। बिकॉज जो स्टोन क्रशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पार्टिकुलेट मैटर है वो एटमॉस्फेयर में फैलाते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करता है। और इसके जो एक चीफ होते हैं और कुछ एक्सपर्ट मेंबर और जुडिशियल मेंबर होते हैं, ये टोटल 7 जो एक्ट्स हैं उसके ऊपर जो है वो वर्क करता है। और दूसरी तरफ जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने NHAI को भी स्ट्रिक्ट वार्निंग जो है दी है कि वो आखिर कैसे पर्टिकुलर जो हाईवेज़ होते हैं उन हाईवेज़ पे जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसको कैसे वो कंट्रोल करने वाले हैं। बिकॉज़ जो मोटरसाइकिल या कार वगैरह जो हाईवेज़ से पास होती हैं वो आसपास की जो ग्रीनरी है उसको जो है बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं पर्टिकुलरली। अब जो नेक्स्ट पेज है वो सिटी से रिलेटेड है, तो इसमें दिल्ली की बात की जाती है और इसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूरे न्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट ये वाला जो पेज है उसमें नॉर्थ और ईस्ट की बात की जा रही है, जिसमें राजस्थान जो है वो मंडी ट्रेडर्स के लिए कोई स्कीम ला रहा है। फिर बीजेपी ने पंचायत इलेक्शन में जो है वो जीत गए। और उसके बाद ये सिटी रिलेटेड जो न्यूज़ है, केरला और टाइगर अटैक्स। फिर उसके बाद ये पॉस्को एक्ट के ऊपर जो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इसको डिस्कस करेंगे। बिकॉज पॉस्को एक्ट के जो प्रोविज़न हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जो एक चाइल्ड जो है, जो पर्टिकुलर उसकी काउंसलिंग चल रही थी, उसने ये एलाइज किया, उसने कथित तौर पे ये बोला कि जो काउंसलर हैं उन्होंने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। तो जो काउंसलर है उसके अगेंस्ट जो है पॉस्को केस जो है वो बनता है। तो उसके ऊपर एक बार आर्टिकल में जो पॉस्को एक्ट है उसके साथ ही नोट्स के साथ में पॉस्को एक्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो पर्टिकुलरली पॉस्को जो है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो इंडिया जो है आखिर उसमें ज़रूरत क्यों है पॉस्को एक्ट की? बिकॉज इंडिया में जो है वो 472 मिलियन जो है बच्चे हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल जो 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी अगर देखा जाए तो उसकी ब्रॉडर डेफिनेशन देखी जाए तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करे, चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करे। और दूसरा जो इंडिया जो है UN की कन्वेंशन जो कि राइट्स ऑफ चाइल्ड है उसमें सिग्नेटरी है। तो इसकी वजह से इंडिया को जो है पॉस्को एक्ट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ी। अब जो पुराने जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न्स हैं IPC में, वो प्रोविज़न इतने
हद तक अच्छे नहीं हैं कि वो चाइल्ड को जो है पर्टिकुलरली उसके साथ असॉल्ट होने के बाद उसको जो है वो न्याय दिला सके, बिकॉज जो आईपीसी का आर्टिकल जो आईपीसी का जो प्रोविज़न है उसमें 375 जो रेप को बताता है। दूसरा जो 354 है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, और 377 जो अननेचुरल ऑफेंसेस को जो पर्टिकुलरली बताता है। उसमें जो मेल चाइल्ड है उसको कवर अप नहीं किया जाता, ओनली जो है वो फीमेल चाइल्ड की बात की जाती है, जिसकी वजह से जो मेल चाइल्ड है उसके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं रह पाते। अब यहाँ पे जो पॉस्को एक्ट है उसके सीलिएंट फीचर ये हैं कि पॉस्को एक्ट में मेल या फीमेल दोनों को कवर किया गया है, मतलब ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। पहली बात तो ये। दूसरा जो है वो इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ इंक्लूड किए गए हैं, इंक्लूडिंग लिमिटेड टू सेक्सुअल हरेसमेंट। मतलब जो पुराने प्रोविज़न थे वो सिर्फ सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड थे, इसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ केसेस को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि पोर्नोग्राफी है, पेनिट्रेटिव है, नॉन पेनिट्रेटिव है, असॉल्ट, इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है इस एक्ट में। दूसरी चीज़ इसमें बात की गई है कि सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो और भी ज़्यादा उसमें जो है एग्रेवेटेड हो जाता है अगर जो चाइल्ड है वो मेंटली इल है। तो उस केस में अगर कोई पर्सन जो है डॉक्टर है, टीचर है, पुलिसमैन है, फैमिली मेम्बर है, तो उसमें भी ये प्रोविज़न जो है वो रखे गए हैं। अब यहाँ पे एक्ट जो है वो बात करता है प्रोविज़न ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। ऐसे ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट, जो पावर टू मेक रूल लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फर्दर और जो रूल है वो बना सकती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है इसमें न्यूज़ है, पर्टिकुलरली पीपल हैव द राइट टू डेमोन्स्ट्रेट पीसफुली। इसमें बात की जा रही है जो इंडिया है, इंडिया में जो फार्म लॉज हैं उसके ऊपर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने पर्टिकुलरली जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी को प्रोटेस्ट के ऊपर लिखा। उसके बाद जो है यूएन की जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने इस बात के ऊपर बोला कि जो पीपल हैं उनके पास राइट है कि वो पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। मतलब जो कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जो इशू है वो एक तरह से पूरा इंटरनेशनल बन जाए, तो उनकी जो मांग है वो गवर्नमेंट मान ले। अब दूसरा यहाँ पे पार्लियामेंट की जो न्यू बिल्डिंग है उसका जो लॉन्च है, उसका जो भूमि पूजन है वो पर्टिकुलरली 10 दिसंबर को किया जाना है। तो उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो इस बिल्डिंग को इनाग्रेट करेंगे। इस बिल्डिंग के कुछ जो फीचर्स हैं वो पर्टिकुलरली जो ओल्ड बिल्डिंग है पार्लियामेंट की वो 100 ईयर्स पुरानी हो चुकी है, तो इस वजह से उसमें जो उस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा जो मेंबर्स हैं, अगर लोकसभा के मेंबर्स का नंबर बढ़ता है, राज्यसभा के मेंबर्स का नंबर बढ़ता है, तो उस केस में वहाँ पे उनको बिठाने की जो है वो स्पेस नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें 1224 MPs बैठ सकते हैं जॉइंट सेशन के दौरान, और इसमें 2026 में नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, बिकॉज लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको जो है 545 कर दिया गया था लिमिटेशन, जो कि 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग कैरी आउट किया गया था। तो 2026 में ये जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो इंक्रीज़ होने वाली हैं, और ये जो नई बिल्डिंग है इसमें लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो 888 बन सकते हैं, साथ में जो राज्यसभा के 384 मेंबर्स हैं उनके लिए इसमें पर्टिकुलर जो सीट्स हैं वो हैं। दूसरा ICMR की स्टडी है, उसका कहना है कि जो अनसेफ इंजेक्शन है उनकी वजह से जो HIV है, ह्यूमन इम्यून वायरस, वो उन्नाव में एक तरह से सर्ज कर चुका है, बिकॉज जो पर्टिकुलरली जो कुछ लोग हैं वहाँ पे उनमें एंटीबॉडीज़ को टेस्ट किया गया तो उनमें प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ मिला। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि अनसेफ इंजेक्शंस की वजह से उन्नाव में जो HIV है उसके केस बढ़ रहे हैं, और HIV जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर से भी बढ़ सकता है, टैटू वगैरह बनाने से या दूसरी चीज़ों से भी बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही जो पर्टिकुलर कॉज है वो सामने आया है, जो कि अनसेफ इंजेक्शंस हैं। दूसरा ये वर्ल्ड की जो न्यूज़ है उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया चाइना के जो टाइज़ हैं वो बहुत लोअर लेवल पे आ गए हैं, बिकॉज जो ऑस्ट्रेलिया और चाइना जो है वो बहुत बड़े जो एक तरह से ट्रेड पार्टनर्स हैं, लेकिन अभी
पर्टिकुलरली जो चाइना है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने सबसे पहले कोरोना के ऊपर आवाज़ उठाई थी कि इंडिपेंडेंट ट्रायल होना चाहिए, कोरोना वायरस जो है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। तो इसके बाद जो चाइना है उसने कई तरह के जो है सैंक्शंस लगा दिए। उसके बाद जो चाइना की जो कंपनी है वो पर्टिकुलरली हुआई और जेटी वो 5G जो ट्रायल्स कर रहे थे उसके ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद से बैन लगा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे जो बिज़नेस से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसमें ऐसी कोई भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो हम डिस्कस करें। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है चैलेंजेस इन अचीविंग हार्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे जो हार्ड इम्यूनिटी है वो कुछ इस तरह से होती है, अगर एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है और एक पर्सन सी है, अगर ए को जो है कोरोना वायरस का स्पाइक हुआ था और अगर बी जो है वो उसको वैक्सीनेशन कर दिया गया है तो कोरोना वायरस जो है वो बी तक नहीं पहुंचेगा बिकॉज ऑफ बी। अगर बी किसी तरह से सी से रिलेटेड है तो सी तक भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो है वो नहीं पहुंच सकता। तो इस केस में अकेले बी को वैक्सीन एडमिनिस्टर करने से जो है सी जो है कोरोना वायरस की वजह से बच गया, तो इस केस को बोला जाता है हर्ड इम्यूनिटी। अब दूसरी यहाँ पे जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है टाइगर कंजर्वेशन, जो पर्टिकुलरली कर्नाटका का जो मेलैंड जो रीजन है वहाँ पे हैवी रेनफॉल और पिक्चर क्यू जो माउंटेन टेरेन है और फ्लोरा और फाउना बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे टाइगर्स का नंबर है वो 45 ईयर्स में 70 इंडिविजुअल टाइगर्स थे, उससे जो है 391 इंडिविजुअल्स हो चुके हैं। तो टाइगर आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ ये जो फूड चेन होती है उसमें सबसे टॉप प्रीडेटर्स होता है, जो दूसरे प्रीडेटर्स जो उससे निचले प्रीडेटर्स हैं उनके नंबर को चेक करके रखता है, जिससे कि पर्टिकुलरली इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट का भी ये एजेंडा होता है कि वो टाइगर्स को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करे जिससे कि इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर, उसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में 1971 में, और मेजर जो 9 टाइगर रिजर्व्स थे वहाँ पे किया गया था। अभी लगभग 50 टाइगर रिजर्व्स हैं और ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके जो है वो मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाके स्कीम जो है वो स्टार्ट होती है। और दूसरी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें पूरा मनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पे जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसको 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था, और रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट की थी टाइगर को, प्रोजेक्ट टाइगर को मैनेज करने के लिए। और इसके जो प्रोविज़न हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और जिसको 2006 में अमेंड किया गया था। अब यहाँ पे इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड टाइगर, और ये जो है इसके जो चेयरमैन है वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट होते हैं। अब इसकी जो कंपोजिशन है इसमें 8 एक्सपर्ट होते हैं जिनका एक्सपीरियंस है, क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इसका एक्स ऑफिसो मेंबर सेक्रेटरी होता है। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा से इसमें भी मेंबर होते हैं। देन इसके जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाता है टाइगर कंजर्वेशन के लिए टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ में। अब टाइगर इतना इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है बिकॉज वो जो निचले तबके के जो दूसरे प्रीडेटर होते हैं उनके नंबर को बढ़ने नहीं देता, जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इकोलॉजी को बनाए रखा जा सके। दैट्स वाई टाइगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बात की जा रही है इन्फ्लेशंस जो है वो आखिर इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने फ्राइडे को अपना डिसीज़न दिया। जो बेंचमार्क उन्होंने रेपो रेट है जिसको एक ऐसा रेट जिस पे बैंक जो है वो रिज़र्व बैंक से मनी बोरो करते हैं, उस रेट को उन्होंने 4% पे ही अभी रखा हुआ है। और उनका जो पॉलिसी स्टैंड है वो एक तरह से अकोमोडेटिव है, मतलब वो चाहते हैं कि मार्केट में जो मनी है उसकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो और धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ बढ़े, जिससे कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर लोन के दर सस्ते हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मनी लेंगे और उसके बाद जो मार्केट में स्पेंड करेंगे, जिससे कि जॉब्स जो ग्रोथ है, जॉब की ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। अब यहाँ पे
सीपीआई इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन होता है, और आरबीआई ने बोला है कि उसका जो एवरेज है Q3 में वो 6.8% जो है वो रहने वाला है, और 5.8% Q4 में रहने वाला है। लेकिन जो आरबीआई ने अपना जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में जब उन्होंने अमेंडमेंट किया था, तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आरबीआई गवर्नर जो है वो पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन को 6% अपर लिमिट और 2% जो लोअर लिमिट है इसके बीच में रखेंगे। लेकिन अभी पर्टिकुलरली जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हो चुका है, और इन्फ्लेशन को आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है? जो भी सीपीआई इन्फ्लेशन है वो प्राइजेज़ जो सिंपल फैमिली जो भी चीज़ें परचेस करती है पर मंथ में अपने खर्च के लिए, जैसे कि फूड है, फ्यूल है, हाउसिंग है, क्लोथिंग है, हेल्थ, एजुकेशन, एम्यूज़मेंट, कहीं घूमने जा रहे हैं, इवन जो पान है, टोबैको है या इंटॉक्सिकेंट्स, ये सारी चीज़ें इनको एक पर्टिकुलर जो है वो परसेंटेज दे दिया जाता है, जिस हिसाब से जितना ज़्यादा जो चीज़ परचेस की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उसका एक वेटेड एवरेज निकाला जाता है, जिसको एक इन्फ्लेशन सीपीआई का रिटेल इन्फ्लेशन बोला जाता है। और ये मंथली कैलकुलेट किया जाता है, और मंथ के जो है वो करस्पॉन्डिंग अर्लियर पीरियड से इसको कंपेयर किया जाता है। जैसे लेट सपोज़ अभी जो है वो नवंबर मंथ का सीपीआई इन्फ्लेशन लेट से रिलीज़ होगा, तो उस केस में जो लास्ट ईयर का नवंबर मंथ का सीपीआई इन्फ्लेशन था उससे इसमें क्या बढ़ोतरी हुई या गिरावट आई, उसको जो है पर्टिकुलरली कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो कंसर्न क्यों है पॉलिसी मेकर्स के लिए? बिकॉज जो इन्फ्लेशन है वो एक तरह से ऐसे लोग जो पर्टिकुलर टैक्स नहीं देते हैं उनके लिए एक तरह से टैक्स ऑन द पुअर की तरह माना जाता है। लेट सपोज़ अगर जो ऑनियन का रेट है अगर वो 20 रुपीज़ पर केजी चल रहा है, और अगर वो 30 रुपीज़ पर केजी हो जाता है, तो जो पुअर है जो टैक्स पे नहीं करता उसके लिए जो ऑनियन लेना है वो एक तरह से महंगा हो जाएगा, या पोटैटो है वो उसके आउट ऑफ रीच जो है वो पहुंच जाएगा। तो पुअर हाउस होल्ड एक तरह से जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। अब आरबीआई जो है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इसको स्टेबल रखने की कोशिश करती है, साथ में जो है ग्रोथ भी मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब जो इन्फ्लेशन है उसका जो दूसरा तरीका है वो कोर इन्फ्लेशन है, और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? जो कोर इन्फ्लेशन है वो कोर इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड उससे कैलकुलेट किया जाता है। उसमें से फूड और फ्यूल जो कैटेगरी है सीपीआई इन्फ्लेशन में से अगर वो हटा दें तो कोर इन्फ्लेशन पे पहुंच जाते हैं। जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें जो फूड है उसकी जो प्राइजेज़ हैं वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ही घट और बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ जो फ्यूल है वो भी एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है, क्योंकि वो भी जियोपॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट उसको अगर हटा दें फूड और फ्यूल को, तो जो इन्फ्लेशन बचता है उसको जो है कोर इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो आरबीआई जो है वो कोर इन्फ्लेशन को भी मॉनिटर करती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये बात की जा रही है कि कास्ट इन द सेंसस। तो पर्टिकुलरली अभी तमिलनाडु में जो वहाँ का हाई कोर्ट है उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट से इस बात को चेक करने के लिए बोला कि आपके यहाँ ऑलरेडी जो रिजर्वेशन है वो 69% है, अगर आप उसको और बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिफरेंट कास्ट का ये देखना होगा कि उनकी जो ग्रोथ है वो कैसे हुई है, या फिर हर पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग हैं वो वहाँ पे कितने हैं। तो ऑलरेडी जो सेंटर गवर्नमेंट है उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में की थी, जिसकी जो फाइंडिंग थी उसकी जो इकोनॉमिक फाइंडिंग थी वो तो उन्होंने रिलीज़ कर दी कि किस पर्टिकुलर जो कास्ट है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, लेकिन उनका नंबर अभी तक रिलीज़ नहीं किया है बिकॉज ऑफ इस रीज़न से कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर वो अपने आप को डोमिनेंट मान के चलती है तो उनका नंबर अगर कम होगा तो इस केस में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम एक तरह से क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पे कास्ट का जो कलेक्शन है वो प्रीवियसली 1931 के जो सेंसस है उसमें किया गया था, उसके बाद से 1941 में जो कास्ट का सेंसस है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ये सब सेंसस जो है वो कास्ट का जो डाटा है उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था। अब इसके बाद जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है बैकवर्ड कास्ट कमीशन है वो पर्टिकुलरली कंडक्ट करते हैं कि बैकवर्ड कास्ट के आखिर कितने लोग हैं। उसके बाद
दूसरी तरफ जो अभी पर्टिकुलरली डिटेल कंटेन की जाती है उसमें कास्ट का जो डाटा है वो ना लेके पर्टिकुलरली SC STs इस तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है। अब यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुई थी उसमें डाटा ऑब्टेन करना था सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़, जो कि एक तरह से SCCC सेंसस जो है वो उस साल जो लिया गया था। जनरल सेंसस जो है वो स्मॉल विंडो ऑफ द मंथ में की जाती है। कास्ट सेंसस जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में की गई, जहाँ पे उसमें 2 कंपोनेंट थे। पहला जो है सर्वे ऑफ रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड एंड रैंकिंग ऑफ दीज हाउस होल्ड बेस्ड ऑन प्री सेट पैरामीटर्स। अब कास्ट सेंसस जो उसमें जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन की जो डिटेल है पीपल इन रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड उसको बस रिलीज़ किया गया और कास्ट डाटा रिलीज़ नहीं किया गया। अब यहाँ पे इस चीज़ का रीज़न गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बताया है, बट ये एक तरह से पॉलिटिकली सेंसिटिव एक तरह से मुद्दा है जिसमें कि एक डोमिनेंट या पावरफुल कास्ट हैं जो अभी ये सोचती हैं कि उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, अगर उनकी पॉपुलेशन कम हुई तो एक तरह से जो है वो एक रीज़न हो सकता है कास्ट सेंसस को रिलीज़ ना करने का। अब यहाँ पे ये प्रोफाइल्स वगैरह दी हुई हैं। देन स्पोर्ट्स है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।